तो अब देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फटाफट इस टॉपिक को देखते हैं और अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे सेक्शन नंबर 51 से लेके 58 तक, लेकिन इसके बीच में भी दो सेक्शंस मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, सेक्शन नंबर 55 और 56। सेक्शन नंबर 55 हमने देखा था टाइम एज एसेंस वाला, और सेक्शन नंबर 56 हमने देखा था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर सेक्शन नंबर 51 टू 54 एंड सेक्शन नंबर 57 और 58। तो शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। तो क्या बोला गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मींस अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस। नाम से ही समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल का मतलब आप कुछ कर रहे हो और सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है, यानी यहाँ पर पहली पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है और बदले में दूसरी पार्टी भी पहली पार्टी को प्रॉमिस कर रही है, यानी प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस कराया जा रहा है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक्स और वाई। एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹10 लाख। एक्स ने अपनी कार बेचने का ऑफर दिया वाई को, कितने में, 10 लाख रुपीज में। वाई एक्सेप्ट दिस एंड एग्री टू बाय एक्स कार फॉर ₹10 लाख। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से प्रॉमिस भी करा गया और दोनों पार्टीज की तरफ से कंसिडरेशन भी दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं एक्स की। तो एक्स की तरफ से क्या प्रॉमिस करा गया, कार देने का प्रॉमिस करा गया। अब वाई की तरफ से बात करें, वाई की तरफ से क्या देने का प्रॉमिस करा गया, 10 लाख रुपीस देने का प्रॉमिस करा गया। तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से प्रॉमिस करा, यानी यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ। अब बात करते हैं कंसिडरेशन की, कि यहाँ पर एक्स को अपने प्रॉमिस के बदले कंसिडरेशन क्या मिली, क्योंकि आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता। तो यहाँ पर एक्स को कार देने के बदले कंसिडरेशन क्या मिली, 10 लाख रुपीस। और अगर मैं वाई की बात करूं, वाई को 10 लाख रुपीस देने के बदले कंसिडरेशन क्या मिली, कार। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने प्रॉमिस भी करा और दोनों ही पार्टीज को कंसिडरेशन भी मिली। तो इसी को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस। Thus where a contract consists of promise by one party in consideration of a similar promise by other party, it will be called a case of reciprocal promise। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी जब प्रॉमिस करती है तो सामने से दूसरी पार्टी भी प्रॉमिस करती है। प्रॉमिस बाय वन पार्टी इन कंसिडरेशन ऑफ अ सिमिलर प्रॉमिस बाय अदर पार्टी, तो इसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो समझ में आ गया आपको, कुछ भी अलग नहीं है, सारी बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई है, बस उसका नाम रेसिप्रोकल प्रॉमिस रख दिया। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड देयर परफॉर्मेंस। तो कितने तरीके के रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। सबसे पहले है हमारा म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, जो हमें दिया गया सेक्शन नंबर 51 के अंदर। नाम देखो इसका, म्यूचुअल, यानी दोनों ही पार्टीज करेंगी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो दोनों पार्टीज अपनी अपनी तरफ से प्रॉमिस करेंगी, वो तो हमें पता है। साथ में क्या लिखा है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी तरफ से एक साथ प्रॉमिस करेंगी। साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस परफॉर्म होगी। प्रोमिसेस हैव टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड। प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज ओन प्रॉमिस। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर प्रोमिसी कल को अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दे तो उस केस में प्रोमिसर को भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। प्रोमिसर अपने परफॉर्मेंस को करने के लिए बाउंड नहीं होगा। कब तक बाउंड नहीं होगा, जब तक कि प्रोमिसी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार ना हो जाए। प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज ओन प्रॉमिस। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। एक्स एंड वाई मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्स विल डिलीवर सर्टेन गुड्स टू वाई एंड द पेमेंट विल बी मेड इन कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक्स और वाई, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्स बोलता है कि मैं वाई को कुछ सर्टेन गुड्स डिलीवर करूंगा, बदले में वाई भी बोलता है कि मैं जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम पर उन गुड्स की पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी तरफ से प्रॉमिस करा। तो अब आगे क्या बोला गया, ध्यान से देखो। देयर इज नो नीड ऑन द पार्ट ऑफ एक्स टू डिलीवर गुड्स अनलेस वाई इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। तो एक्स को अपनी तरफ से परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। कब तक जरूरत नहीं है, जब तक जो है वाई अपनी परफॉर्मेंस को करने के लिए रेडी ना हो जाए। यानी अगर वाई पेमेंट करने से मना कर देता है तो क्या एक्स को गुड्स डिलीवर करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। तो एक्स को गुड्स डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक वाई गुड्स की पेमेंट करने को तैयार ना हो जाए। अगर वाई गुड्स की पेमेंट करने को तैयार है तो उस केस में तो एक्स को गुड्स डिलीवर करने ही होंगे। तो यहाँ पर यह बोल दिया गया कि प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज ओन प्रॉमिस, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टीज साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो म्यूचुअल तो है ही, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिस का केस देख रहे हैं हम, और साथ में डिपेंडेंट है, यानी एक पार्टी का परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमें गिवन है सेक्शन नंबर 54 के अंदर। परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड अपॉन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी। एग्जांपल देखते हैं इसका, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए हायर्स बी टू मेक अ शू रैक। ए ने बी को हायर किया, किस चीज के लिए हायर किया, ताकि बी जो है ए के लिए शू रैक बना सके। तो यहाँ पर दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें सामान सप्लाई करके दूंगा, तुम मेरे लिए शू रैक बना देना। तो ए विल सप्लाई द प्लाईवुड, फेविकॉल एंड अदर आइटम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द शू रैक। तो ए
मटेरियल ला के देगा और बी जो है ए के घर पे आके उसके लिए शू रैक बना के देगा। बी अराइव्ड ऑन द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम बट ए कुड नॉट अरेंज फॉर द रिक्वायर्ड मटेरियल। तो बी जो है एग्जैक्ट अपॉइंटेड टाइम और डेट पर ए के घर पहुंच गया, लेकिन ए रिक्वायर्ड मटेरियल का इंतजाम नहीं कर पाया। तो यहाँ पर गलती किसकी है? ए की तरफ से जो प्रॉमिस करा गया था उसे ए ने पूरा नहीं करा, जिसकी वजह से बी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर प्रायर परफॉर्मेंस किसको परफॉर्म करनी थी? ए को। तो यही ऊपर बोला गया था कि बी की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है ए की परफॉर्मेंस के ऊपर। पहले ए परफॉर्म करेगा, उसके बाद ही बी परफॉर्म कर पाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड अपॉन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी। तो यहाँ पर बी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, किसकी वजह से? ए की वजह से। तो बी का तो टाइम खराब होगा। बी ए के घर पे आया, अपना काम उसने छोड़ा, इतनी देर में वो कोई दूसरा काम कर लेता। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि बी जो है वो अपने नुकसान का कंपनसेशन ए से क्लेम कर सकता है। अब ये बताओ यहाँ पर क्या ए बी से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है? ए ने अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करी तो वो बी से परफॉर्मेंस क्लेम कैसे कर सकता है? ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बी's प्रॉमिस and must make the compensation to B for the loss which B sustained by the non-performance of the contract। तो जो भी B का लॉस हुआ उस लॉस को A कंपनसेट करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब जरा इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं दोबारा से। परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड अपॉन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी इन सच प्रॉमिस इफ वन पार्टी हु इज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी है जिसको पहले परफॉर्म करना था? हमारे एग्जांपल के अंदर ए को पहले परफॉर्म करना था, जो ए नहीं कर पाया, फेल टू परफॉर्म। तो जब ए खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर पाया तो अब वो बी से उसकी परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। ही कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर पार्टी। तो समझ में आ गया? मोर ओवर द डिफॉल्टिंग पार्टी become liability to pay the compensation to the other party for the loss suffered by the other party on account of non performance of the contract। तो यहाँ पर जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो कंपनसेशन पे करेगी किसको? अदर पार्टी को। हमारे केस में डिफॉल्टिंग पार्टी कौन थी? ए। तो ए कंपनसेशन देगा बी को। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एक्स प्रॉमिस टू पे वाई इफ वाई प्रोमिसेस टू बाय हॉर्स फॉर एक्स। तो यहाँ पर एक्स बोल रहा है वाई से कि अगर तुम मेरे लिए घोड़ा लाके देते हो तो मैं तुम्हें उस घोड़े के बदले कुछ पैसा पे कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्स ने वाई को क्या प्रॉमिस करा है? पैसे देने का। और वाई ने एक्स को क्या प्रॉमिस करा है? घोड़ा लाके देने का। तो यहाँ पर पहली परफॉर्मेंस किसकी होगी? एक्स की कि वाई की? सिंपल सी बात है, एक्स की परफॉर्मेंस होगी। एक्स जब वाई को पैसा देगा तभी तो वाई उसके लिए घोड़ा लेकर आएगा। अगर एक्स खुद ही पैसा देने में डिफॉल्ट कर देता है, इफ एक्स डिफॉल्ट इन पेइंग द मनी टू वाई देन वाई विल नॉट एबल टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर वाई की परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर एक्स डिफॉल्ट कर दे अपनी परफॉर्मेंस में, यानी एक्स वाई को पैसा ही ना दे, तो वाई घोड़ा खरीद के ला ही नहीं सकता, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ मनी ही विल नॉट एबल टू परचेज द हॉर्स इफ एक्स फेल टू पे हिम। तो समझ में आ गया? अब देखते हैं हमारा तीसरा टाइप, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। म्यूचुअल तो होगा ही होगा यहाँ पर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस का केस देख रहे हैं हम। और इंडिपेंडेंट, यहाँ पर जो दोनों ही पार्टी की परफॉर्मेंस है वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ईच पार्टी मस्ट परफॉर्म इज प्रॉमिस इंडिपेंडेंटली विदाउट वेटिंग फॉर द अदर पार्टी टू परफॉर्म इज प्रॉमिस। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी तरफ से अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगी बिना दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस का इंतजार करते हुए। दोनों ही पार्टीज को इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी परफॉर्मेंस करनी है। इफ आइदर पार्टी फेल टू परफॉर्म इज प्रॉमिस द अदर पार्टी में प्रोसीड अगेंस्ट हिम फॉर द डैमेजेस। और अगर कोई भी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को करने में फेल होती है तो दूसरी पार्टी उससे डैमेजेस क्लेम कर सकती है। एग्जांपल देखते हैं इसका। एक्स एंड वाई हैव एन एग्रीमेंट दैट एक्स विल प्रोवाइड 100 kg ऑफ राइस टू वाई एंड वाई विल प्रोवाइड अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज टू एक्स। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक्स और वाई। दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है जिसमें एक्स अपनी तरफ से प्रॉमिस करता है कि वो वाई को 100 बैग्स ऑफ राइस सप्लाई करेगा, और वाई भी अपनी तरफ से प्रॉमिस कर रहा है कि वो इसके बदले में एक्स को एक पेयर ऑफ ब्लैक शूज देगा। तो अब यहाँ पर दोनों ही पार्टीज की परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट है। एक्स को अपनी परफॉर्मेंस करनी है बिना वाई की परफॉर्मेंस का इंतजार करे, और वाई को अपनी परफॉर्मेंस करनी है बिना एक्स की परफॉर्मेंस का इंतजार करे। द लैक ऑफ रिसिप्ट ऑफ ब्लैक शूज डज नॉट प्रिवेंट एक्स फ्रॉम कीपिंग हिज कमिटमेंट। तो वाई अगर एक्स को ब्लैक शूज नहीं देता तो उस केस में भी एक्स अपनी परफॉर्मेंस करने से नहीं रुकेगा। यहाँ पर ये नहीं है कि एक पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं करी तो दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स ही कैन गिव द राइस टू वाई इवन इफ वाई डज नॉट प्रोवाइड हिम द शूज। सेम वाई के ऊपर भी यही रूल अप्लाई होगा। इन द सेम वे वाई कैन प्रोवाइड द शूज irrespective of the fact whether X give me 100 kg of rice or not। तो क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस होगी दोनों पार्टीज की तरफ से। तो ये हो गया हमारे तीन काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जिसमें पहला था हमारा म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, दूसरा था हमारा म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, और तीसरा था हमारा म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। तो हमने दो सेक्शन देख लिए, सेक्शन नंबर 51 और दूसरा सेक्शन नंबर 54। अगला है हमारा सेक्शन नंबर 53, जो हमें बोलता है इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहाँ पर प्रिवेंट करा जा रहा है। कौन प्रिवेंट कर रहा है?
एक पार्टी दूसरी पार्टी को रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म करने से प्रिवेंट कर रही है, तो उस केस में अब इफेक्ट क्या होगा यही हमें देखना है। इफ वन पार्टी प्रिवेंट द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस करने से प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा वॉइडेबल हो जाएगा एंड द पार्टी सो प्रिवेंटेड कैन क्लेम कंपनसेशन। और जिस पार्टी को रोका जा रहा है परफॉर्मेंस परफॉर्म करने से, वो पार्टी जो है दूसरी पार्टी से कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। अब ये बताओ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होगा? उस पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा जिस पार्टी को परफॉर्मेंस करने से रोका जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, इसका मतलब पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। एग्जांपल देखते हैं इसका, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए फॉर 1000 रुपीज। तो दो पार्टीज हैं ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बी कहता है कि मैं ए के लिए कुछ काम करूंगा और ए जो है बदले में मुझे 1000 रुपीज पे करेगा। बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। बी अपनी परफॉर्मेंस करने को तैयार है लेकिन ए जो है बी को काम करने नहीं दे रहा, ए बी को परफॉर्मेंस करने से रोक रहा है। तो यहाँ पर प्रिवेंट किसकी तरफ से करा जा रहा है? ए की तरफ से। किसको प्रिवेंट करा जा रहा है? बी को। तो जिस पार्टी को प्रिवेंट करा जाएगा, जिस पार्टी को परफॉर्मेंस करने से रोका जाएगा, उस पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। यहाँ पर किसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? बी के ऑप्शन पे। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। अब बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे, चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे। अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, इफ बी इलेक्ट टू रिसाइन इट, तो उस केस में ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए कंपनसेशन फॉर एनी लॉस व्हिच ही हैज इनकर्ड बाय इट्स नॉन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर बी जो है अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो बी ए से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है जो भी उसका नुकसान हुआ बाय नॉन परफॉर्मेंस। तो समझ में आ गया? क्लियर होगा? अब देखते हैं सेक्शन नंबर 52, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहाँ पर परफॉर्मेंस का ऑर्डर क्या होगा? पहले कौन सी पार्टी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेगी? रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर दोनों ही पार्टीज प्रॉमिस करती हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? पहले प्रॉमिसर परफॉर्मेंस करेगा कि पहले प्रॉमिसी परफॉर्मेंस करेगा? तो सेक्शन नंबर 52 हमें बताता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पार्टीज ने आपस में पहले से ही एक्सप्रेसली फिक्स करा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो उस केस में जो भी ऑर्डर डिसाइड करा है कॉन्ट्रैक्ट में, वही ऑर्डर से परफॉर्मेंस को परफॉर्म करा जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं है, वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं करा गया, तो उस केस में क्या होगा? दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर व्हिच द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। तो उस केस में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करी जाएगी। उस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को जिस भी ऑर्डर में जनरली परफॉर्म करा जाता है, पार्टीज भी उसी ऑर्डर में परफॉर्म करेंगी। एग्जांपल देखो इसका, पे एडवांस फॉर केक। तो केक ऑर्डर करते समय हमारा जनरली परफॉर्मेंस का ऑर्डर क्या होता है कि हम केक ऑर्डर करते समय ही कुछ पैसा पे कर देते हैं, उसके बाद सामने वाली पार्टी अपनी तरफ से परफॉर्मेंस को परफॉर्म करती है और जैसे ही केक हमारा बन के तैयार हो जाता है, डिलीवरी के टाइम पर हम फुल पेमेंट कर देते हैं। उसी तरीके से जब हम कुरियर सेंड करवाते हैं तो हम कुरियर कंपनी को एडवांस पेमेंट कर देते हैं, बाद में कुरियर कंपनी अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करती है। और एग्जाम्पल देखते हैं, A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price। तो A और B के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें A B के लिए घर बना के देगा एक फिक्स प्राइस पर। तो यहाँ पर पार्टीज ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले A B के लिए घर बना के देगा, उसके बाद B A को पैसा देगा। A promise to build the house must be performed before B promise to pay for it। तो बी के पे करने से पहले ए अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा और बी के लिए घर बना के देगा। दूसरा एग्जांपल देखो, एक्स प्रॉमिसेस टू हेल्प वाई फाइंड अ हाउस इन ल्यू ऑफ वाई's प्रॉमिस टू पे हिम अ कमीशन फॉर द सेम। तो यहाँ पर एक्स और वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक्स वाई को घर ढूंढने में मदद करेगा और बदले में वाई जो है एक्स को कमीशन पे करेगा। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं हुआ, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब आप खुद ही सोच के बताओ जनरली क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक्स वाई के साथ मिलकर वाई के लिए घर ढूंढे और उसके बाद जब घर मिल जाए तब जो है वाई एक्स को उसका कमीशन दे। जनरली तो यही होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कहती है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कहती है कि पहले एक्स वाई की मदद करेगा उसका घर ढूंढने में, उसके बाद ही वाई जो है एक्स को कमीशन देगा। तो समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 52। तो हमने अभी तक कितने सेक्शन देख लिए? हमने सेक्शन नंबर 51 देखा, सेक्शन नंबर 52 देख लिया, यहाँ पर सेक्शन नंबर 53 भी देख लिया और सेक्शन नंबर 54 भी देख लिया। तो पहले 4 सेक्शन हमारे पूरे हो गए 51 to 54। सेक्शन नंबर 55 हम पहले ही देख चुके हैं, टाइम एज एसेंस वाला, और सेक्शन नंबर 56 भी हम देख चुके हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला। इन दोनों ही टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हो। अब रह गया हमारा सेक्शन नंबर 57 और सेक्शन नंबर 58 जो हमें बताता है लीगल एंड इलीगल रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 57। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस करा जा रहा है जिसमें फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग which are legal and secondly to do certain things
विच आर इलीगल। तो पहला जो प्रॉमिस करा जा रहा है वो लीगल है, जबकि दूसरा प्रॉमिस जो है वो इलीगल है। तो अब इस केस में होगा क्या, यहाँ पर हमें बताया गया है द फर्स्ट प्रॉमिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो पहला लीगल प्रॉमिस करा गया है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, जबकि अगर आप कोई इलीगल प्रॉमिस करते हो तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। क्या कहलाएगा, वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट। एग्जांपल देखते हैं इसका, एक्स एग्री टू सेल हिज हाउस टू वाई फॉर ₹10 लाख। तो एक्स वाई को अपना घर बेचने का ऑफर दे रहा है 10 लाख रुपए में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अपनी तरफ से घर बेच रहा है और वाई अपनी तरफ से 10 लाख रुपीस की पेमेंट कर रहा है, तो दोनों का ही प्रॉमिस पूरी तरीके से लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब आगे क्या बोला गया है, फर्दर दे एग्री दैट इफ वाई ओपन्स अ गैम्बलिंग den in the house then y will pay him an additional amount of ₹5 लाख। तो अब बाद में यहाँ पर x और y एग्री होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अगर y उस घर के अंदर गैम्बलिंग den खोलता है यानी जुए का अड्डा खोलता है, तो उस केस में y x को एडिशनल 5 लाख रुपीस पे करेगा। तो यहाँ पर ये वाला प्रॉमिस तो इलीगल है, तो ये तो वॉइड होगा। तो यहाँ पर यही बोला गया कि जो पहला प्रॉमिस है फॉर बाइंग द हाउस ऑफ ₹10 लाख वो पूरी तरीके से लीगल होगा और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, जबकि जो सेकंड प्रॉमिस है उसका बेस ही अनलॉफुल ग्राउंड है, तो वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है दो प्रॉमिस करे जा रहे हैं, पहला लीगल होगा और दूसरा इलीगल होगा, जबकि हमारा जो सेक्शन नंबर 58 है वो कहता है कि ऑल्टरनेट प्रॉमिस ऑफ लीगल एंड इलीगल एक्ट्स। यहाँ पर जो है ऑल्टरनेट प्रॉमिस करे जाएंगे, जिसमें से एक लीगल होगा और दूसरा इलीगल होगा। इफ वन ब्रांच ऑफ द ऑल्टरनेट प्रॉमिस इज लीगल एंड द अदर इज इलीगल देन ओनली लीगल ब्रांच कैन बी एनफोर्स। तो अगर ऑल्टरनेट प्रॉमिस करा जाता है जिसमें से एक लीगल है और दूसरा इलीगल है, तो वहां पर जो लीगल वाला होगा वही एनफोर्स करा जा सकता है, इलीगल वाले को एनफोर्स नहीं करा जा सकता। एग्जांपल देखते हैं इसका, ए एंड बी एग्रीड दैट ए शैल पे बी ₹1 लाख फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड डिलीवर्ड ए आइदर राइस और स्मगल्ड ओपियम। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों के बीच एग्री होता है जिसमें ए बी को 1 लाख रुपए देगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बी बदले में क्या प्रॉमिस कर रहा है, बी कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से बदले में ए को या तो राइस दे दूंगा या फिर जो है स्मगल्ड ओपियम दे दूंगा। बी की तरफ से ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है, तो अगर बी ए को राइस सप्लाई करता है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ए ने 1 लाख रुपए दिए, बी ने बदले में राइस दिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बी जो है अपनी तरफ से स्मगल्ड ओपियम सप्लाई कर देता है, तो क्या फिर उस केस में यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं। तो यही बोला गया कि अगर बी जो है राइस डिलीवर करता है तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, लेकिन अगर बी ओपियम सप्लाई करता है तो वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 58। हमने सेक्शन नंबर 51 टू 54 देखे और सेक्शन नंबर 57 और 58 देखा। तो हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? क्लासेस का फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप वीडियो देखते तो हो लेकिन उसको शेयर नहीं करते, तो प्लीज आप हमारी वीडियोस को शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स को बताया करो कि इस चैनल पर बिजनेस लॉ की फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालो और हमारा सपोर्ट करो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन करना। बाकी हम मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।